हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मानसरोवर विद्या विहार से कक्षा 9 में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। सामाजिक विज्ञान में हम चैप्टर नंबर 4 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और उसी में आज हम विदेश में जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति हुई थी, बराबर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। विदेश में होने वाली क्रांतिकारी प्रवृत्तियों द्वारा भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्ति को गति मिलती थी। इंग्लैंड से गुप्त रूप से रसोइये के बिस्तर में पिस्तौल शस्त्र भारत भेजते थे। विदेश में भी जो होने वाली क्रांतिकारी प्रवृत्तियों द्वारा भारत की जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति को क्या मिली थी, गति मिली थी, जिसमें इंग्लैंड से गुप्त रूप से रसोइये के बीच बिस्तर में क्या पिस्तौल मतलब के शस्त्र भारत भेजे जाते थे। क्रांतिकारियों की आलोचना करने वाले अंग्रेज विलियम वाइली का मदन लाल धिंगरा ने हत्या की। बराबर, जो क्रांतिकारियों की आलोचना अंग्रेजों ने की थी उसमें कौन था मुख्य? अंग्रेज विलियम वाइली। और इसलिए मदन लाल धिंगरा ने इसकी हत्या की थी। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेज विलियम वाइली की हत्या किसने की थी? मदन लाल धिंगरा ने की थी। 1907 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की संस्था की स्थापना की गई। 1907 में अमेरिका में कौन से शहर में? कैलिफोर्निया शहर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। बराबर, जिसका बाद में लाला लाजपत राय ने गदर पार्टी नाम रखा। बराबर, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, बराबर, वो बाद में जाकर क्या नाम आया, उसको बना गदर पार्टी। और ये नाम किसने रखा था? लाला हरदयाल ने। बराबर, जो बाजू में आपको चित्र दिखाई दे रहा है वीर सावरकर का, और नीचे है मदन लाल धिंगरा और उद्यमशील। बराबर, 4 भाषाओं में गदर साप्ताहिक शुरू किया गया। इस प्रवृत्ति में तारकनाथ दास और करतार सिंह भी शामिल हुए। बराबर, जो गदर पार्टी का नाम रखा गया, जो पहला नाम किसका था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की संस्था। बराबर, तो उसमें 4 भाषाओं में बराबर गदर साप्ताहिक शुरू किया गया। और इस प्रवृत्ति में कौन? तारकनाथ दास और करतार सिंह भी शामिल हुए। जर्मनी में चंपक रमन पिल्लाई ने हिंदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की रचना करके इराक को मुख्यालय बनाया। बराबर, अलग अलग शहर में जो एक प्रकार के आंदोलन करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, उसमें जर्मनी में भी एक हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक की दल की रचना की गई। और किसने की थी? बराबर, चंपक रमन पिल्लाई ने। और उसका मुख्यालय कहाँ पे रखा था? इराक में रखा था। वहां से भारत का आक्रमण करने की योजनाएं बनाई गई ईस्वी सन 1907 में। बराबर, जर्मनी के स्टुटगार्ट गार्ड शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काम चलाऊ स्वतंत्र सरकार की रचना की गई। बराबर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में बराबर जो कहाँ पे रचे गए थे? स्टुटगार्ट गार्डन शहर कहाँ पे आया हो? जर्मनी में। तो वहाँ मैडम कामा ने तैयार किया हुआ जो राष्ट्रध्वज है, और आपको बताऊँ जो मैडम कामा है वो हमारे गुजरात के नवसारी जिले के थे। बराबर, उन्होंने बराबर पहली बार जो विदेश में झंडा हमारा राष्ट्रध्वज फरकाया, बराबर, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे, बराबर, मैडम कामा। अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में कौन सा? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काम चलाऊ स्वतंत्र सरकार की रचना की गई, जिसमें बरकतुल्ला, आबिरतुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह और डॉक्टर मथुर सिंह आदि उसमें शामिल थे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रूस, ईरान, तुर्की आदि से सहायता प्राप्त करने का प्रयास हमने किया था। बराबर, आदि सहायता करने का प्रयास किया। तुर्की में प्रधान अनवर पाशा और गवर्नर को भी मिले। बराबर, तुर्की के जो प्रधान अनवर पाशा और गवर्नर को हम सहायता प्राप्त करने के लिए उनसे हम मिले थे। रेशमी रुमाल पर लिख के गालिबनामा षड्यंत्र सभी मुसलमानों ने एकत्रित संगठित होकर ईसाइयों के विरुद्ध जंग शुरू किया और पकड़े गए। बराबर, रेशमी रुमाल था, उसमें लिखा था गालिबनामा, वो षड्यंत्र था। तो उसमें सब जो मुसलमान एकत्रित होकर एक संगठन बनाया और उन्होंने किसके विरुद्ध? ईसाइयों के विरुद्ध जंग शुरू की और बाद में वो पकड़े गए। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने हस्ताक्षर वाले सोने की पट्टी रूस के जाकर पास भेजी, जिसमें जार को इंग्लैंड से संबंध तोड़ डाले। बराबर, राजा महेंद्र प्रताप उन्होंने क्या किया? अपने हस्ताक्षर वाले सोने की पट्टी कहाँ भेजी? रूस में।
और वहाँ भेजी, और जिसमें वो क्या लिखा था, जार को इंग्लैंड के साथ संबंध तोड़ डालने के लिए कहा गया था। जो किसने कहा था? महेंद्र प्रताप ने, कि इंग्लैंड के साथ बराबर जो जार देश है उसके संबंध तोड़ डालने हैं, बराबर यह कहा गया था। रूस के क्रांतिवीर टोस्ट्रिक ने तो भारत के क्रांतिकारी को सभी तरह की सहायता देने का वचन दिया था। बर्मा मतलब कि हाल का जो मध्य अपना म्यांमार देश है उसको पहले बर्मा कहा जाता था बच्चों। कि बर्मा में सोहनलाल पाठक और सिंगापुर में परमानंद ने क्रांतिकारी प्रवृत्ति की। तो हम देख सकते हैं ऐसे अलग अलग देश में भी बराबर हमारे भारत की स्वतंत्रता मतलब आज़ादी प्राप्त करने के लिए एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलाई गई, जो विदेशों में बहुत सारे देशों में बराबर हमने देखा। और अलग अलग प्रकार से वहाँ के जो राजा है, वहाँ के जो पहले के बराबर प्रधानमंत्री, वो सब ने मदद करने के क्या किया था? वचन दिया था। उसके अतिरिक्त कामागारू और तोसमारू स्टीमर होने की घटना ने क्रांतिकारियों को विदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जागरूक करने की क्या मिली थी? प्रेरणा शक्ति प्रदान की गई। बराबर पहले का जो हमारा भारत का तिरंगा था, राष्ट्रीय ध्वज, आप वो मैडम कामा के हाथ में देख सकते हो, जो पहली बार विदेश में फरकाया गया था। भारत के राष्ट्रीय और उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में देशभक्ति से भरे 18 साल से 24 वर्ष के आयु तक युवक ही थे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी बच्चों, कि भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन और उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में बराबर उस समय में भी देशभक्ति से जो युवक थे, वो 18 से 24 वर्ष के आयु में थे। मौत को मुट्ठी में लेकर कोई भी साहस और रोमांचक कार्य वे पूरा करते थे, और पकड़े जाने पर हंसते थे, क्या कहते थे? इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम कहकर गगनभेदी नारा लगाते थे और फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे। इस तरह हम मातृभूमि की आजादी के उत्तम ध्येय के लिए वीरगति प्राप्त करते थे। देखो, एक प्रकार का उनको एक रोमांच लगता था कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और पकड़े जाते थे तो क्या कहते थे? इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम एक नारा लगाते थे और हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाते थे। बराबर बच्चों, तो ये हम देख सकते हैं कि आज के ज़माने में अभी हमको जो आज़ादी मिली है, इन लोगों की वजह से मिली है। तो हमको जो आज़ादी है उसका कैसा उपयोग करना चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये आपको सीखना है। उन्होंने जो ऊंची देशभक्ति, त्याग और बलिदान दिया है, वे युवा पीढ़ी को सदियों की प्रेरणा देते रहेंगे। चलो आगे हम एक अलग अलग जो एक सुधारा मतलब कि मोरलेमिंटो सुधारा आया था 1909 में, कि उसमें जो नीति अपनाई थी बराबर, कि फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के बीच कौमी वैमनस्य खड़ा करने की योजना बनाई ईस्वी सन 1906 में। बराबर, फूट डालो और राज्य करो की नीति बराबर आपको पता है कि बंगाल में अपनाई गई थी, जो हमने आगे देखा 1905 के 1906 में। और जो बंगाल का विभाजन कब रद्द किया था बच्चों? 1911 में। तो बराबर जो फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने क्या किया? हिंदू और मुसलमान के बीच जो कौमी विमनस्य मतलब कि एक प्रकार का विरोध है खड़ा करने की कोशिश की। बराबर, आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल वाइसराय मिंटो से मिला। बराबर, तो ये इसमें वो आगा खां जो आपको बता दो, आगा खां को एक हमारा शरद का गांधी भी बोला जाता है, कि आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के प्रतिनिधि मंडल ने किससे मुलाकात की थी? वाइसरॉय मिंटो से। उस समय भारतीय मंत्री मोर्ले था 1909। तो इस सुधार को मोर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। अब हम देखेंगे गांधी जी का भारत में आगमन। आपको मैं बताऊं तो गांधी जी का भारत में आगमन 9 जनवरी को हुआ था, इसलिए 9 जनवरी को विश्व प्रवासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बताऊं कि ये 9 जनवरी 1915 में गांधी जी का जो आगमन हुआ था, इसलिए 2003 में हमारे जो प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये दिन मनाने के बराबर योजना बनाई थी, जो बराबर इसलिए 9 जनवरी को विश्व प्रवासन दिवस मनाया जाता है, जहां हमारे भारत के रहने वाले विदेश में लोगों को भारत में एक दिन के लिए बुलाया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। बराबर बच्चों, चलो देखते हैं उसके बारे में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका
में रंग भेद के विरुद्ध सत्याग्रह की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़कर भारत वापस आए। बराबर, मैंने आपको यह बताया था कि यह तारीख भले इसमें न लिखी हो, पर हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमको जो आज़ादी दिलाने वाले और हम जिनको महात्मा गांधी कहते हैं, हमारे राष्ट्रपिता कहते हैं, बराबर, उनका आगमन कब हुआ, उन्होंने कौन से सत्याग्रह किए, उन्होंने भारत के लिए कौन से प्रयास किए, ये सब हमको अच्छे से ख्याल होना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास ही हमारा एक प्रकार का पुरातत्व संस्कृति हम मान सकते हैं। बराबर, लड़कर भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915। अपने राजकीय गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने भारत के बहुत भागों में का प्रवास करके भारतीय जीवन को पहचानने का प्रयास किया। बराबर, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कौन से सत्याग्रह, रंग भेद के विरुद्ध सत्याग्रह लड़ाई जो सफलतापूर्वक पार करके बराबर भारत आए थे, तब उन्होंने अपने राजकीय गुरु मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले और उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र की प्रेरणा से उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया था, हमारे भारत में बहुत सारे भागों में प्रवास करके जो भारतीय जीवन उनके और उनको पहुंचाने का प्रयास किया। तो इसमें देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की गरीबी का मूल अंग्रेजों के द्वारा होने वाले शोषण को कारणभूत मानकर हिंद में से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए ये करने के का उपाय और विचार किया। बराबर, जो गांधी जी ने क्या उपाय किया था कि हिंदुस्तान में जो गरीबी है उसका मूल कारण क्या है? अंग्रेजी द्वारा होने वाला शोषण। बराबर, उनको कारणभूत मानकर हिंद में से जो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की योजना, ये विचार किसने तैयार किया था बच्चों? गांधी जी ने किया था। चलो आगे देखते हैं, रोलेट एक्ट 1919। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के कानून विभाग मंत्री रोलेट की अध्यक्षता में 1919 में रोलेट एक्ट बनाया। बराबर, ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में एक कानून विभाग के मंत्री थे जिनका नाम क्या था? रोलेट, इसलिए उनके नाम से ये एक्ट पसार हुआ, मतलब रोलेट एक्ट। बराबर, कब हुआ था? 1919 में। यह कानून क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों को दमन करने का उद्देश्य से बना था। व्यक्ति स्वातंत्र्य और वाणी स्वातंत्र्य को समाप्त करने वाला यह कानून काला कानून के रूप में माना गया। बराबर, इस रोलेट एक्ट मतलब ये कानून में ऐसा था कि उसमें कोई भी आप कभी भी पकड़े जा सकते हो और आप कभी वकील भी नहीं रख सकते, अपने बचाव के लिए आप वकील भी नहीं रख सकते थे। बराबर, मतलब का जो वकालत का कानून था वो भी छीन लिया गया। बराबर, इसमें दो शब्द आए ना, कौन से? व्यक्ति स्वतंत्र और वाणी स्वतंत्र को क्या समाप्त करने की यह एक कानून बनाया गया था, इसलिए हम इसको काला कानून कह सकते हैं। बराबर, इसलिए आपको ये याद रखना, रोलेट एक्ट। चलो आगे देखते हैं उसमें। इस कानून के अनुसार किसी भी संदेशपद व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती थी और उस पर मुकदमा चलाए बिना ही कई दिनों तक जेल में बंद रखा जा सकता था। बराबर, इसलिए इसको क्या माना गया? काला कानून। और ये काला कानून किसने कहा था बच्चों? गांधी जी ने कहा था कि इस कानून के अनुसार कोई भी संदेश पर व्यक्ति लगे तो उसको क्या कर सकते थे? गिरफ्तारी कर सकते थे और जो उसका मुकदमा चलाए बिना ही कोर्ट में कई दिनों तक हम उसको जेल में रख सकते थे। तो इसलिए ये काला कानून गांधी जी ने कहा। और मोतीलाल नेहरू ने मत अनुसार बराबर जो शब्द, मतलब एक वाक्य आपको याद रखना है, नो दलील, अपील और वकालत का अधिकार छीन लिया गया। मोतीलाल नेहरू के मत अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि दलील, अपील, वकालत का अधिकार अंग्रेजों ने हमसे छीन लिया है। इस कानून के ब्रिटिश सरकार को विरोधियों का दमन करने की विशाल सत्ता मिल गई, इसलिए उनके नेताओं और जनता की जगह जगह क्या होने लगे? विरोध होने लगे। बराबर, मैंने बताया कि काला कानून क्यों था कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा लगे तो उसको गिरफ्तार किया जाता और कोई भी मुकदमा चलाए बिना कि वो सच है, वो सच्चाई कि झूठ है, वो जाने बिना ही उसको जेल में रखा जा सकता था। बराबर, इसलिए ब्रिटिश सरकार के विरोधियों के दमन करने के लिए एक प्रकार के, मैं मान सकूं तो, विशाल सत्ता मिल गई और इसके लिए उनके जो नेता और जनता के जगह जगह क्या होने लगा? विरोध होने लगा। उसके विरोध में सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल आयोजन हुआ। सरकार ने दिल्ली में गांधी जी को गिरफ्तार किया। बराबर, कब किया था? 6 अप्रैल 1919 में। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन हुआ और पंजाब में सरकार ने दमन का खुला दौर चलाया। बराबर, जो अलग अलग जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन हुआ तो गांधी जी की गिरफ्तारी की गई। और आपको ये तारीख याद होनी चाहिए,
कि 6 अप्रैल, क्योंकि आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 में जो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो आगे हम देखेंगे। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके लिए हुआ था कि उसमें जो पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलुई के जो गिरफ्तार किए गए थे ना, उसके विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड बराबर हुआ था, बराबर। क्योंकि जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारी, मैं मान सकता हूँ, मतलब कि आंदोलन करने वाले लोग टोटल 10,000 लोग जुटे थे बच्चों। तो 10,000 लोग जुटे थे और उसमें ऐसी कलम लगाई गई थी 144 धारा, मतलब कि उसमें 4 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा हो नहीं सकते थे, बराबर। तो लोगों को इसके बारे में जानकारी तो पहले दी देनी चाहिए ना, तो इसमें पहले जानकारी तो दी नहीं गई थी। तो इस बराबर वो 10,000 लोग इकट्ठा हुए और बिना सोचे समझे, बराबर, आपको पता है कि जनरल डायर, हाँ, जनरल डायर ने बराबर बंदूकें चलाई और बहुत सारे हमारे लोग जो हम मान सकते हैं कि शहीद हुए। और जनरल डायल को बराबर इंग्लैंड में जब वो रिटायर होके अपने देश में गया, तो वहाँ उसका बदला लेने के लिए हमारे महान ऐसे पंजाब के, बोलो, हम आंदोलनकारी मान सकते हैं, एक महान व्यक्ति मान सकते हैं, जिनका नाम था दो उद्यम सिंह। उद्यम सिंह ने इसका बदला लिया। और आपको बताओ, उद्यम सिंह के जो उम्र थी वो 18 साल के बीच ही थी। तो आप मान सकते हो कि हमारा जो आंदोलनकारी एक व्यक्ति के देशभक्ति कितनी बड़ी थी। ओके, चलो आगे हम देखेंगे। आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, बराबर। ये आप कौन सी तारीख को, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में लोकप्रिय नेता, मैंने आपको बताया, जैसे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलुई गिरफ्तार किए हुए, उसके विरोध में वैसाखी के त्योहार, बराबर, वैसाखी का त्योहार 13 अप्रैल को के दिन पंजाब में अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ। और मैंने अब जैसे बताया, वहां लोग टोटल 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। सेना के सैनिकों लेकर जनरल ओडोनिल डायर वहां पहुंच गया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के निर्दोष जनता को मशीन गन से गोलियों की वर्षा की। और बाग के चारों तरफ ऊंचे दीवारों के बीच खाली कुआं और बाहर निकलने के लिए एक ही मार्ग था होने से असंख्य लोग गोलीबार में क्या हुए थे, भोग बने, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। ओके बच्चों, तो उसमें यहाँ तक हम रखते हैं। बाकी का हम ओके अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। ओके, आज हमने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड और विदेश में जो अलग अलग क्रांतिकारी प्रवृत्ति हुई थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।